नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। जहां पहली खबर बनमनखी से। बनमनखी इंटर कॉलेज में टेंडर हाई पब्लिक स्कूल में हाट पब्लिक स्कूल में 22वां वार्षिक समारोह उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद की संजना देवी उपस्थित रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम और साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार, राजस्व पदाधिकारी बालकृष्ण भारद्वाज तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विद्यालय की निदेशक BN झा एवं अध्यक्षा बबीता झा द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन कर किया गया। इस अवसर पर सभी मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को पुष्पमाला एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नृत्य, संगीत, नाटक एवं देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विशेष रूप से प्रस्तुत महाकाली एक्ट, झिझिया नृत्य और साथ ही जोकर एक्ट आदि ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए कार्यक्रम को यादगार बना दिया। और साथ ही छात्रों ने उच्च स्तरीय एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के उच्च मानक स्टैंडर्ड की प्रदर्शित किया है। सर, आज एनुअल फंक्शन किया जा रहा है, क्या संदेश है? हम अपने बच्चों को कहेंगे इसी तरह मेहनत करें, आगे बढ़ें, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अपने आप को सभी क्षेत्र में अपने आप को आपकी उपयोगिता को सिद्ध करें। अभिभावक से यही अनुरोध है वो बच्चे को बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें और जो साधन चाहिए वो मुहैया कराएं। सरकार के तरफ से जो आरटेक के तहत जो एडमिशन है, तो आपके विद्यालय में किस तरह से मुहैया करवाया जा रहा है? 25% स्टैंडर्ड 1। इस साल भी लगभग 13 बच्चे का नामांकन इस साल 26-27 सेशन में लिया गया है, जबकि थर्ड लिस्ट अभी नहीं आया है। हो सकता है 1-2 बच्चे, हमारा जो इंटेक कैपेसिटी है उस आधार पर 1-2 बच्चे को हमको और लेना पड़े, लेकिन ये डिसाइड जिला से होगा। सर, जिस तरह से पूरे बिहार में री एडमिशन और बुक को लेकर और अभिभावक जो है NCERT बुक की मांग कर रहे हैं, लगातार पूरे बिहार में इस तरह की चर्चा है, तो सर इस पर किस तरह से आपके विद्यालय में पहल की जा रही है? देखिए, 9वीं 10वीं की जो है सो NCERT बुक चलती है, लेकिन छोटे क्लास का बुक NCERT उपलब्ध नहीं हो पाता है समय से। इसके चलते स्कूल वालों की ये लाचारी है जो वो प्राइवेट पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं। यदि समय से NCERT उपलब्ध हो जाए तो अभिभावक को भी लाभ हो और स्कूल को भी जो है सो मदद मिलेगा, क्योंकि NCERT बेस ही सिलेबस पूरा है। NCERT बेस ही सिलेबस है। NCERT बुक यदि मिल जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो जनवरी-फरवरी में उपलब्ध हो जाए तो उसको उसी को हम प्रोड्यूस करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, छोटे क्लास का बुक मिलता ही नहीं है। आगे सर कमियाँ कहाँ पे है? अब कमियाँ तो ये मान लीजिए जो शासन व्यवस्था में हैं, जो देख रहे हैं, उनकी जवाबदेही बनती है। जिनके प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसको हो जाए बुक मिले। विद्यालय में सर कितना छात्र छात्राएं आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं? विद्यालय में 392 छात्र हैं और 200। शेखपुरा जिले में रबी फसल की पैदावार का वास्तविक आकलन करने के लिए खुद खेत में उतरकर क्रॉप कटिंग फसल कटनी वहां पर प्रयोग का शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी ने चेवाड़ा प्रखंड के ग्राम सिझौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रगतिशील किसान अरुण कुमार यादव के खेत में गेहूं की कटनी कराई है और निर्धारित मापदंडों के अनुसार खेत के एक निश्चित हिस्से में गेहूं की कटनी की गई है। और साथ ही प्रयोगकर्ता साकेत कुमार, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी चेवाड़ा शामिल हुए। निरीक्षण के क्रम में खेत में 50 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फसल कटाई को मेजनी कर लिया गया और साथ ही पदाधिकारी ने सक्षम वजन किया गया, जिसमें 13 किलो 60 ग्राम प्राप्त हुआ है। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य जिले में प्रति हेक्टेयर गेहूं के औसतन उत्पादन का सटीक आंकड़ा प्राप्त करना है, जिससे सरकार योजना और साथ ही फसल बीमा के लाभ के लिए आधार तैयार करा जा सके। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी शेखपुरा के साथ प्रशासन के कई महत्वपूर्ण अधिकारी और साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। जिला पदाधिकारी ने उपस्थित
किसानों से बातचीत कर और साथ ही खेतों में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी उन्होंने कहा कि है कि क्रॉप कटिंग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही जिले में अनाज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित होता है। द्वारा प्रखंड में क्रॉप कटिंग किया गया है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें सारे पदाधिकारी जाके क्रॉप कटिंग करते हैं और हमने भी किया और जो था वहाँ 26 क्विंटल पर हेक्टेयर का औसतन आया है। तो ये थोड़ा जो स्टेट एवरेज है हमारा जिला का एवरेज उससे कम है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा जिला का एवरेज आ रहा है वो 32 क्विंटल पर हेक्टेयर आ रहा है, विच इज़ हेल्दी फिगर। द्वारा प्रखंड में क्रॉप कटिंग किया गया है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस। जयपुर पुलिस ने चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ मामले का रविवार शाम खुलासा किया है। मुहाना थाना पुलिस ने छेड़छाड़ मामले में शामिल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पूछताछ में शराब पार्टी के बाद बाइक पर स्टंट का वीडियो बनाते समय युवती से गंदी हरकत करना कबूल किया है। डीसीपी साउथ राज ने बताया मनराज मीणा 24 वर्षीय निवासी नगर फोर्ट टोक समुदाय मीणा और साथ ही आपको बता दें सुदामा मीणा 24 वर्षीय निवासी नगर फोर्ट टोक, महेश बंजारा 19 वर्षीय नगर फोर्ट टोक और साथ ही लोकेश बंजारा 21 वर्षीय निवासी बांदी कुई दौसा को अरेस्ट किया गया है। आरोपी मनराज मीणा के खिलाफ पूर्व में भी करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। इन्हें पकड़ने में हेड कांस्टेबल लोकेश भंवरलाल और साथ ही कांस्टेबल ओम प्रकाश का अहम योगदान रहा है। पुलिस से बचने के लिए बार बार छिपने के ठिकाने बदल रहे चारों आरोपियों को दौसा में दबिश देकर पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर डाला था छेड़छाड़ का वीडियो। SHO मोहाना गुर भूपेंद्र सिंह ने बताया 10 अप्रैल को चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। साइबर टीम और साथ ही ACRB की ओर से जांच में मोहाना इलाके का निकला है ये निवासी और साथ ही सूरजमल सर्कल से न्यू सांगानेर रोड की तरफ बाइक सवार युवती का पीछा कर अन्य बाइक पर सवार आरोपी की ओर से छेड़छाड़ की गई है। चलती बाइक पर युवती के साथ मनचलों की छेड़छाड़ की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेकर खुद FIR दर्ज की। 500 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले और साथ ही चेक कर हुलिये के आधार पर संदिग्धों को चिन्हित किया गया है। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें ये देखा जा रहा था कि 2 व्यक्ति एक बाइक पर बैठे हैं और रास्ते में एक दूसरी बाइक पर एक महिला बैठी थी, उसके साथ छेड़खानी करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए घटना को खोलने के उद्देश्य से एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था ACP मानसरोवर और SHO मोहाना के निर्देशन में। क्योंकि हमारे पास कोई परिवादी नहीं था या कोई कंप्लेंट नहीं था, तो हमने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस की तरफ से ही सेम डे FIR दर्ज किया और इसमें आगे अनुसंधान शुरू किया। पिछले 2 दिन से हमारी पूरी टीम जो है SHO मोहाना के सुपरविजन में लगी हुई थी और आज हमने इसमें 4 गिरफ्तारियां की हैं। 2 लोग जो आगे वाली बाइक पर थे, एक व्यक्ति बाइक चला रहा था और दूसरा व्यक्ति जिसने ये घटना किया था, और पीछे वाली बाइक पर जो 2 व्यक्ति थे जिनमें से एक व्यक्ति बाइक चला रहा था और दूसरे ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ और प्रारंभिक अनुसंधान में ये चीज़ सामने आई है कि ये घटना काफ़ी पुरानी है। ये घटना 27 दिसंबर 2025 की है। उस दिन ये जो मुख्य आरोपी है सुदामा मीणा और इसके साथ जो बाकी 3 लोग थे, ये लोग नशे की हालत में ये अपने बाइक चला रहे थे और नशे की हालत में ही इस घटना को कारित किया। पिछले 2 दिनों से जैसे ही ये एक बार चिन्हित हो गए थे, उसके बाद पिछले 2 दिनों से हमारी टीम इनके पीछे लगी हुई थी। उनका जो लोकेशन है वो टोंक का रहा था। टोंक के नगर फोर्ट एरिया के ये रहने वाले हैं और ये कंटिन्यूअस जो है भाग रहे थे। हमारी टीम भी इनके पीछे भाग रही थी और फाइनली फिर टोंक में वहाँ की भी DST और जो लोकल थाना था उनके भी सहयोग से और हमारी टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनको आज हमने गिरफ्तार किया। इन चारों के अगर डिटेल्स की अगर बात करें तो जो मुख्य आरोपी है वो सुदामा मीणा है, नगर कोट का रहने वाला है। इसके साथ जो बाइक चला रहा था वो मनराज मीणा है, वो भी नगर कोट का रहने वाला है। पीछे जो बाइक चला रहा था वो महेश मीणा है, वो भी नगर कोट का है। और जो उसके साथ जो बैठा था लोकेश बंजारा है, जो कि दौसा का रहने वाला है। हमने चारों को गिरफ्तार कर लिया।
और आगे भी विधि सम्मत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध करेंगे। खबर कोटा से है, जहां रामगंज मंडी में फिल्मी अंदाज में चोरी की कोशिश नाकाम हुई। फायरिंग और हमले में घायल हुआ मकान मालिक। एक बदमाश पकड़ा गया। शहर में बीती रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 4 बदमाशों ने चोरी की नीयत से एक मकान पर धावा बोल दिया। हालांकि मकान मालिक की जागरूकता और बहादुरी के चलते बड़ी चोरी की घटना टल गई है। घटना के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की और मकान मालिक पर जानलेवा हमला किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देर रात 4 चोर एक मकान के बाहर पहुंचे और ताला तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान आवाज सुनकर मकान मालिक शाहबाज की नींद खुल गई। जैसे ही उन्हें बाहर आकर स्थिति समझी, चारों ओर वहां चोर अफरा तफरी मच गई और साथ ही अपने आप को घिरता देख बदमाशों ने शाहबाज पर फायरिंग कर दी, लेकिन सौभाग्य से गोली उन्हें नहीं लगी। इसके बावजूद शाहबाज ने हिम्मत नहीं हारी और वहां पर चोर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। अपने साथी को छुड़ाने के लिए अन्य 3 बदमाशों ने शाहबाज पर हमला किया। इस हमले में उनके सिर पर गहरी चोट आई और बाहर लहूलुहान हो गए हैं। मकान मालिक शाहबाज ने बताया कि इससे एक दिन पहले भी उनके घर से चोर बकरे चुरा ले गए थे। वहीं जिससे यह आशंका जताई जा रही है, वही गिरोह लगातार इस घर को निशाना बना रहा था और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की पूरी हरकत कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही। खबर कोटा से है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जन जागरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चलने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का रविवार को संपूर्ण राजस्थान में एक साथ पत्रकार वार्ता द्वारा शुभारंभ हुआ। इसी क्रम में कोटा संभाग मुख्यालय की पत्रकार वार्ता रविवार को GMA सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मंचस्थ राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं नारी शक्ति वंदन अधिनियम की कोटा संभाग प्रभारी सुमन शर्मा, लाटपुरा विधायक कल्पना देवी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वहां प्रदेश टीम सदस्य पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन एवं देहात जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर, पूर्व उप महापौर कोटा एवं भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सुनीता व्यास, कोटा संभाग मीडिया संयोजक अरविंद सिसोदिया, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कविता पचवारिया रही। मुख्य वक्ता सुमन शर्मा ने कहा कि भारत की संसद और साथ ही विधानसभा में महिला आरक्षण की मांग कई दशकों से चली आ रही थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में सभी दलों के सहयोग से पूरी करके संपूर्ण देश की नारी शक्ति को आधिकारिक संपन्न सपना बनाया और जिससे भारतीय संसदीय प्रणाली में हर तीसरी सीट महिलाओं को आरक्षित हो गई। किंतु इसको लोकसभा 2029 में चुनाव से लागू करने में जनगणना और साथ ही परिसीमन संबंधी बाधाएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। देखिए, आज इस कोटा शहर में जो हमारे प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है, वो हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो विशेष सत्र बुला के केंद्र सरकार ने सदन में रखना है, उस विषय को लेके आज आप लोग से मिलने के लिए हम लोग यहाँ आए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एकमात्र कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ अधिनियम नहीं है। ये जमीन पे उस आदि आबादी को मजबूत करने के लिए लाया गया है जो बरसों से प्रताड़ित रही हैं, मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रही थी। उसको जोड़ने के लिए 2014 से जो भारत में इस आदि आबादी के लिए समय बदला, पहले उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना, उनको स्वास्थ्य के रूप से संपन्न करना, उनको बैंक के
बस्ते का दरवाजा दिखाना, उनके घर पे छत होना और माने उनके माथे पे छत होना, और सबसे बड़ी बात जो इज्जत घर जिसकी बात करते हैं, जो दशकों से हमारी बहनें परेशान थी, इन सब चीज़ों की पूर्ति की गई। उसके बाद अब ये हम अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूरे तमाम उस आधी आबादी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो मजबूती के साथ अपने कार्य को अभी तक करके अपने आप को साबित किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आधी आबादी के नाम पे, केवल महिला होने के नाम पे हमें पीछे रखे जाए, ये अच्छी बात नहीं है। उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझा, पहले संपूर्ण रूप से महिलाओं को मजबूत किया और फिर दोनों सदनों के लिए हमारे दरवाजे खोले। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मीडिया बंधुओं से मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि आप इस अधिनियम की जो खूबसूरती है उसको पूरे क्षेत्र में फैलाएं, ताकि ये सब महिलाओं को उतनी ही मजबूती दे सके जो अनभिज्ञ है इस अधिनियम से भी। सभी के लिए संसद और विधानसभा के दरवाजे खुलेंगे। जब आप एक सपना हम लोग देखते थे जो कैसा होगा लोकसभा और कैसी होगी विधानसभा, तो अब सोच लीजिए कि इस पूरे कलरफुल विधानसभा और लोकसभा की जो तस्वीर 816 और 266 के साथ बदलेगी, वो दृश्य बहुत विहंगम होगा। और महिलाएं जब जब मजबूत हुई हैं, ये इतिहास बताता है कि वो देश की उन्नति और तरक्की में बहुत ही मजबूती से वो देश तरक्की और उन्नति के साथ बढ़ता है। सिर्फ आज इतना ही कहना था आप लोगों से। परिसीमन सहित एक अन्य नियम भी हटाया गया। जी बिल्कुल, ये जो टेक्निकल दो फॉल्ट थे जिसके कारण 23 में पारित होने के बावजूद भी हमें ये 34 या 36 में मिलता, उसको हमारे देश के कैबिनेट ने और हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा कि ये बाधा क्यों है। उस बाधा को उन्होंने हटाया कि वो जब होगा जितना समय लगेगा, लेकिन परिसीमन और जो हमारा जनगणना था, इन दोनों को एक्सक्लूड किया है। उसके साथ ये लागू हो जाएगा, तो 29 में हम भरपूर तरीके से इस अधिनियम का लाभ मिलेगा। और यहाँ बैठे हुए आमने सामने आप दिख रहे हैं, वो कई बहनें आपको सदन में नजर आएंगी। जी, अधिनियम को लेकर जो है इस तरह से तैयारी की जा रही है। जी, ये अधिनियम जो है बहुत लंबे समय से इसका इंतज़ार रहा है और सभी महिलाओं को एक उम्मीद थी और विश्वास था कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस सपना को पूरा करेंगे और आने वाले इस सत्र में, जो विशेष सत्र के रूप में उन्होंने संसद में ये 3 दिन तय करे हैं, ये सभी महिलाओं के सपने को पूरा करने का एक ऐसा सत्र होगा जिसका हमें सबको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। इंतजार काफी लंबा करना पड़ा। कोई बात नहीं, जब तक सब्र का फल मीठा ही है ना, तो हम उस इंतज़ार, जो लंबा इंतज़ार है, उसको हम भूल जाएंगे, क्योंकि हमें इसका जो फल मिलेगा वो मीठा ही होगा। भरतपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और साथ ही सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से नगर निगम प्रशासन ने गोलपुरा रोड पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। यह अभियान करीब 1.5 किलोमीटर तक संचालित किया गया, जिसमें सड़क को 60 फीट चौड़ा करने के लिए जेसीबी मशीन की मदद से सड़क किनारे बने पक्के और कच्चे निर्माण हटाए गए। और साथ ही कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई लोगों ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। मौके पर लोग अपना सामान समेटते नजर आए हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई है, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले ही नोटिस जारी कर पर्याप्त समय दिया गया था। नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हीरादास स्थित गोलपुरा रोड पर सुबह मथुरा बाईपास तक 30 फीट चौड़ा किया जा रहा है और इसके लिए सड़क किनारे रहने वाले लोगों को पूर्व में नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। इस दौरान कुछ प्रभावित निवासियों ने अपनी समस्याएं भी सामने रखी है। स्थानीय निवासी पन्नालाल शर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी HIV से पीड़ित है और उन्होंने प्रशासन से कुछ समय व वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मांग की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। उनका कहना है एक और पत्नी की बीमारी और साथ ही दूसरी ओर मकान टूटने से परिवार गंभीर संकट में आ गया है। गोलपुरा रोड है जो इसको मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 60 फीट चौड़ा किया जा रहा है, तो काफी दिन से पहले नोटिस दिए गए। वैसे लोग सारे अपने आप तोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया। 90% गवर्नमेंट कुछ टाइम मांगा 5-7 दिन का, बाकी हमने कुछ तोड़ दिए हैं। पब्लिक अच्छा कोऑपरेट कर रही है और ये लास्ट मथुरा बाईपास तक लगभग 1.5 किलोमीटर रोड है, सब पूरी तोड़ की जाएगी।
खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब चित्तौड़गढ़ के मार्बल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। निर्यात ठप है, लागत में भारी बढ़ोतरी और साथ ही उत्पादन में गिरावट के चलते उद्योग धीरे धीरे बंदी की ओर बढ़ता नजर आ रहा। मार्बल उद्योगपति हरीश इनाड़ी के अनुसार खाड़ी देशों में सऊदी अरब, दुबई, कुवैत और ओमान में रहने वाले निर्यात पूरी तरह से रुक गए हैं और समुद्री मार्ग प्रभावित होने से माल बंदरगाहों पर अटक गया है और कंटेनर की भारी कमी के कारण व्यापार लगभग ठप होता नजर आ रहा। उन्होंने बताया कि पहले 24 घंटे चलने वाली इकाइयां अब केवल 10 से 12 घंटे की ही संचालित हो पा रही हैं, जिससे रात्रिकालीन शिफ्ट पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं उद्योगपति कैलाश माहेश्वरी ने बताया कि इंपोर्टेड मटेरियल, ब्लेड्स और साथ ही पेट्रोलियम उत्पादकों की कीमतों में 30 से 40% तक बढ़ोतरी हो चुकी है। डॉलर मजबूत होने से आयात और महंगा हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी है, यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो आने वाले समय में 25 से 30% उद्योग पूरी तरह बंद हो सकते हैं। वर्तमान में अधिकांश इकाइयां 50 से 60% क्षमता पर चल रही हैं, जो किसी भी समय ठप हो सकती हैं। इस संकट का सबसे बड़ा असर श्रमिकों पर पड़ रहा है। जिले में करीब 10 से 15 हजार लोग प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हैं, लेकिन जिनकी आजीविका खतरे में पड़ती जा रही है। क्या है यहाँ पर? मार्बल उद्योग में बहुत ही संकट का दौर से गुजर रहा है। एक्चुअली गल्फ युद्ध के बाद इसमें जो हमारे इंपोर्टेड मटेरियल होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिगमेंट्स होते हैं, ब्लेड्स होती है, तो इन सब की कॉस्ट में बहुत इजाफा हो गया है और उस इजाफे के कारण हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से मार्केट में तो हमारे को रेवेन्यू बढ़ाने में ऐसा कोई विशेष बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहाँ नहीं बढ़ पा रहा है और बल्कि हमारा प्रोडक्शन भी कम हो चुका है। निर्यात तो प्रभावित है ही है, आप देख ही रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ये इकोनॉमी बहुत इफेक्टिव हुई है और मैं सोचता हूँ ये अगर थोड़ा लंबा चढ़ा या इसको ये कंटिन्यू रहा तो अर्थव्यवस्था में बहुत इफेक्ट आएगा, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। पड़ रहा है। अभी चित्तौड़ मंडी की बात करें तो चित्तौड़ मंडी ऑलरेडी पहले 50-60% प्रोडक्शन पे चल रही थी, पर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण मतलब कस्टमर्स भी कम हुए हैं, एक्सपोर्ट वगैरह भी कम हुआ है, इंडियन मार्केट में भी कस्टमर्स कम हुए हैं कॉस्ट बढ़ने के कारण। तो उसके कारण ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 25-30% के कगार पे है, उद्योग बंद होने के कगार पे है। करीब यहाँ 10 से 15 हज़ार श्रमिक हैं, इकाइयों से लेके लोडिंग अनलोडिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व पर करीब 15 हज़ार के आसपास यहाँ लेबर है और मैं सोचता हूँ यहाँ 100-150 हमारे कटर हमारे इस इंडस्ट्री में चल रहे हैं, 5-25-50 मांदलदा में चल रहे हैं, 101 कटर वहाँ आजुलिया खेड़ा में चल रहे हैं, ऐसे करीब 300 कटर चल रहे हैं और गैंगशो वगैरह चल रही है। तो उद्योग विपरीत स्थिति से सामना कर रहा है। अभी में प्लांट में अभी कटौती निश्चित रूप से है, ऑलरेडी पिछले साल भर से क्राइसिस में चल ही रहा है, तो 50-60% प्रोडक्शन चल रहा था, अभी करीब 30% प्रोडक्शन के आसपास है। इस और हम तो सरकार से ही मांग करते हैं कि मतलब हमारे उद्योग को जिस प्रकार से भी राहत दे सके, राहत देने का इसमें प्रयास करना चाहिए। आपका? मैं हरीश इनानी, डायरेक्टर इनानी मार्बल्स प्राइवेट लिमिटेड मिल रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मिडिल ईस्ट में जहाँ युद्ध हुआ, इस युद्ध का असर हमारे इस मार्बल व्यवसाय पर बुरी तरह से आया है। हम दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तरफ डॉलर बढ़ गया, दूसरी तरफ जो लागत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों का काम होता है। हम बात करें निर्यात की तो जहाँ राजस्थान के ग्रेनाइट्स, मार्बल्स और दूसरे भी काफ़ी उत्पाद जो यहाँ से निर्यात होते थे खाड़ी देशों में, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, ओमान और अन्य देश आसपास के सभी देशों में जो ये निर्यात होते थे, उस निर्यात पर बुरी तरह असर ये पड़ा कि निर्यात ही बंद हो गया, क्योंकि वहाँ अनिश्चितता बनी हुई है, समुद्री भाड़े बढ़ गए हैं, समुद्री जहाज़ों की आवाजाही कम हो गई है, इस वजह से निर्यात ठप पड़ गया। निर्यात रुकने से
जो कुल उत्पादन क्षमता हमारी होती थी उसकी लगभग 40 से 50% उत्पादन क्षमता पर हम लोग आ चुके हैं। हमारे यहाँ जो नाइट शिफ्ट काम करती थी, नाइट शिफ्ट काम नहीं करके हम सिर्फ अब डे शिफ्ट में काम कर रहे हैं। चूँकि जैसे आयातित मार्बल भी हम देखें तो आयातित मार्बल पर दोहरी मार इस तरह से पड़ी कि डॉलर बढ़ गया, डॉलर बढ़ने के साथ समुद्री भाड़े बढ़ गए, समुद्री भाड़े बढ़ने के साथ ही साथ जो प्रोडक्ट हम इसमें यूज़ करते हैं इसकी तैयार करने में इटालियन मार्बल को, जैसे रेजिन हुआ, हार्डनर हुआ, फाइबर हुआ, ये सभी इंपोर्ट होके आते हैं और पेट्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो पेट्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड होने की वजह से इनकी पेट्रोलियम की प्राइजेस बढ़ने से इनकी प्राइजेस लगभग 30% तक प्राइजेस अभी आज की तारीख में बढ़ चुकी है। एवं आगे और बढ़ने का अंदेशा है। अभी कहाँ तक प्राइस जाएगी अभी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एवं साथ ही जो इम्पोर्टेड मटेरियल है वह खुद अपने आप में कॉस्टली हो चुका है। दूसरा, जहाज़ों की आवाजाही रुकने से माल वहाँ से आ नहीं पा रहा है। वहाँ पर माल बंदरगाह पे पड़ा है, समुद्री जहाज आ नहीं रहे हैं, कंटेनर लग नहीं रहे हैं और अगर लग रहे हैं तो भाड़ा काफ़ी बढ़ चुका है जो हमें इस व्यवसाय को प्रभावित करता है। हमारे यहाँ पर छोटी बड़ी लगभग 100 इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत हैं इस चंदेलिया औद्योगिक क्षेत्र में और ये सभी औद्योगिक इकाइयाँ अभी प्रभावित हुई है। कहीं पर प्रोडक्शन आधा हुआ है तो कहीं पर 40% रह गया है, तो कहीं पर काम नहीं होने की वजह से श्रमिकों को प्रभावित होना पड़ा है। हमारे यहाँ पर लगभग 5000 श्रमिक सीधे तौर पर इसमें कार्यरत हैं और 5000 श्रमिक हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसमें कार्यरत हैं, जैसे कि ट्रैक्टर में हुआ, दूसरा लोडिंग की लेबर्स हुई, इस प्रकार करके या अन्य किसी कामों में 10,000 यहाँ पर श्रमिक हैं। तो 10,000 में से लगभग आधे श्रमिक तो प्रभावित हुए ही हैं। उनका रोजगार आज घटकर आधा रह गया है। जो हमारे यहाँ डिस्पैच थी वो डिस्पैच घटकर खबर बालोतरा से है, जहां 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम। प्रधानमंत्री द्वारा रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का ले रहे जायजा और साथ ही मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव शर्मा के साथ कर रहे तैयारी की समीक्षा। संभागीय आयुक्त आलोक रंजन और साथ ही आईजी सत्येंद्र सिंह के अलावा बालोतरा का पुलिस और प्रशासन भी मौजूद रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। डीडवाना कुचामन जिले के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। स्थानीय राजकीय बागड़ जिला चिकित्सालय को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के तहत क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संशोधन केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार चिकित्सालय ने कड़े राष्ट्रीय मानकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3 दिवसीय सघन निरीक्षण में खरा उतरा अस्पताल। केंद्रीय टीम द्वारा 9 से 11 फरवरी 2026 तक चिकित्सालय की विस्तृत
ब्रह्म मूल्यांकन किया गया तथा टीम और साथ ही भटिंडा से डॉक्टर उमेश गुप्ता, अहमदाबाद से डॉक्टर प्रशांत जाधव और साथ ही लखनऊ से डॉक्टर श्रीनिवास पणिक्कार शामिल थे। और साथ ही मरीजों का भरोसा है 84% संतुष्ट स्तर है। अस्पताल के प्रति जनता के विश्वास का प्रमाण इस बात से मिलता है कि फीडबैक फॉर्म्स पर मरीजों की संतुष्टि है। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा खुशियाँ मनाई गई है, आतिशबाजी की गई है, क्या मामला है, किस तरह की किस वजह से? ये एक नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस का एक सर्टिफिकेशन होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से अस्पतालों को दिया जाता है। सरकारी संस्थाओं के लिए एक सर्टिफिकेट है जो कि आपके अस्पताल में दी गई जो सुविधाएँ हैं वो उच्च मानकों की सुविधाएँ हैं या नहीं, उसकी क्वालिटी का एक सर्टिफिकेट होता है जो कि एक स्टेप बाय स्टेप मिलता है। पहले स्टेट से ये अप्रूवल होता है, उसके बाद में हमें नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारे पास अभी फरवरी में हमारे नेशनल से एसएसएस आए थे टीम, और ये हमारा असेसमेंट करने के बाद उसका रिजल्ट आज हमारे क्लियर हुआ है। और हमारा अस्पताल हमें इस ज़िले का पहला हमारा जिला अस्पताल है, और हमारे राजस्थान में भी अब तक 2 या 3 जिला अस्पताल के अलावा कोई भी जिला अस्पताल इस सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफाइड नहीं हुआ है। तो ये निश्चित ही हमारे ज़िले के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारा ज़िले का ये जिला अस्पताल जो है ये नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट हमें मिला है। और इससे ये हमें काफ़ी अच्छा स्कोर हमने लिया है, इसमें लगभग 93% का हमने स्कोर किया है। इसका मतलब है कि हम जो भी हमारे अस्पताल में सुविधाएं दे रहे हैं वो एक उच्च स्तर की सुविधाएं हैं, और इसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है कि हाँ हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो उच्च स्तरीय सुविधाएं दी जाती है। मरीज़ के अस्पताल में एंटर होने से लेकर उसके वापस बाहर जाने तक जो भी सुविधाएँ हैं वो हम बिल्कुल उच्च स्तरीय सुविधाएँ हम यहाँ पर उपलब्ध करवा रहे हैं, उसी का एक सर्टिफिकेट है। और इसके लिए सरकार से हमें काफ़ी अनुदान भी मिलता है अस्पताल की और बेहतरी के लिए भी। और ये एक आज बहुत ही बड़ा एक फल है हमारे ज़िले के लिए। नया ज़िला था हमारा, नया जिला अस्पताल बना था, हमारी सुविधाएं जैसी भी थी उनके हिसाब से हमारे स्टाफ ने सभी ने बहुत ही दिन रात लगभग महीनों से इसके लिए मेहनत की है, और इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं, आज हम सबके सामने। सर्टिफिकेशन के बाद में किस तरह का लाभ मिलेगा, कितना अनुदान इसमें हमारे पर बेड के हिसाब से मिलता है हमको, तो इसमें हमारे 10,000 रुपये पर बेड के हिसाब से हमको मिलता है, जितने भी बेड हमारे फंक्शनल होते हैं उसके हिसाब से। और ये 3 साल तक हमको मिलता है, उसके बाद में इसको फिर से रिन्यू होता है, उसके लिए एक बार फिर से इंस्पेक्शन होता है टीम, एक बार के लिए हमारा ये सर्टिफिकेशन इसके लिए इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।